आप जो है क्वेश्चन नंबर 61 to 90 जो है हम इसमें सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर। नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब कि जो फ्लावर है हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव उसमें जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो हम इनको नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, सेपल्स एंड कार्पल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स एंड गायनोशियम, ठीक है। तो आपने इसमें बताना है कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सेपल्स एंड पेटल्स जो है आपका नॉन एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि देखिए एंड्रोशियम और गायनोशियम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सेपल्स एंड कार्पल, कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेपल्स एंड गायनोशियम ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बीच में आपका ऑप्शन बनता है सेपल एंड पेटल्स, दे आर ओनली द अट्रैक्टिव फीचर्स हैं ये, ठीक है। ये इस प्लांट्स में इसलिए प्रेजेंट होती है कि दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड द पॉलिनेटर्स एंड टू प्रोटेक्ट, जो बाहर होती है कवरिंग ना इनकी, तो ये प्रोटेक्ट करती है अंदर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62, जियोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन। जियोकार्पिक फ्रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर जियोकार्पिक फ्रूट्स? जियोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जो आपके जियो मतलब ज़मीन की तरफ को ग्रो करें, जियोकार्पिक फ्रूट्स है ना। तो जियोकार्पिक फ्रूट्स में क्या होता है, तो जो पेरेंट प्लांट होता है वो अपने स्टेम के साथ जो है फ्लावरिंग होती है, उसके स्टेम के साथ नीचे की तरफ को बेंड कर जाता है। जैसे ये फ्लावर है ना, तो ये स्टेम के साथ जो नीचे को बेंड कर जाएगा, फ्लावर्स के साथ ही नीचे ज़मीन में बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर में क्या है, सीड्स लगेंगे, तो वो सीड जो है वो नीचे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दे आर सीड, तो हम उनको कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट्स। तो ग्राउंड नट देखो ज़मीन में लगती है मूंगफली, तो ग्राउंड नट जो है आपका जियोकार्पिक। अनियन नहीं है, दे आर मॉडिफाइड लीव्स हैं आपकी, ओके। कैरेट भी है, ये रूट्स हैं आपकी। वाटरमेलन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ग्राउंड नट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब कि जब आपका पौधे में जो आपका पानी है वो रूट्स के थ्रू जो है अप हायर प्लांट्स में हाई रीजन पे पहुंचता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और क्या है, हमारे लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, है ना, तो वो ट्रांसपिरेशन पुल करते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स में कि जो स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो इन होती है और ऑक्सीजन जो बाहर होती है, और पानी भी आपका जो है वो बाहर आता है। तो ये वाटर जो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसको कौन रेगुलेट करेगा, यहाँ से कौन क्या छेद है जिसके पानी बाहर आएगा, तो इसे हम कहते उसके है गार्ड सेल, स्टोमेटल ओपन अपर्चर के थ्रू, है ना, वो स्टोमेटा के थ्रू गार्ड सेल जो है उसको रेगुलेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम। अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे है, और एडिबल स्टेम है, लेकिन वो खाने वाली कोई बट स्टेम है। तो देखो कैरेट क्या है हमारी, कैरेट क्या है, कैरेट गाजर है ना, तो कैरेट गाजर ये तो आपकी रूट है, ये भी नहीं हो सकती, हम स्टेम की बात कर रहे हैं। स्वीट पोटैटो शकरकंदी रूट है ये आपकी, ये भी नहीं हो सकती, है ना। और फिर आपकी कहती है ग्राउंडनट, ये तो सीड है अंडरग्राउंड, है ना। तो पोटैटो इज द स्टेम, दिस इज कॉल्ड एज स्टेम। तो आपका आंसर है पोटैटो। चल नाउ क्वेश्चन नंबर 65, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे आपके हायर प्लांट्स है। कहते हैं उसमें फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो फूड मटेरियल मतलब कि क्या, फूड मटेरियल मतलब जो भी उसने प्लांट में प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जैसे कि आपका सुक्रोज, ग्लूकोज जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो बना है ना, तो उसको हम कहेंगे, है ना, वो आपका फूड मटेरियल हुआ। तो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, वो फ्लोइम, फूड की कंडक्शन कौन करता है, फ्लोइम। तो फ्लोइम के देखो सीव एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल जो है यहाँ पे फ्लोइम के पार्ट है। फ्लावर्स हो ही नहीं सकता, करता ही नहीं। ट्रैकिड जो है वो जाइलम का है, तो जाइलम हो नहीं सकता, वो फूड की कंडक्शन करता ही नहीं है। ओनली कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब है। तो सीव एलिमेंट्स जो है वो आपके फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कंपेनियन सेल जो उसके एडजेसेंट जुड़े हुए होते हैं वो उसमें सीव ट्यूब में, सीव एलिमेंट्स में प्रेशर मेंटेन करते हैं। ओनली उनका काम कंपेनियन सेल्स का ये है। सीव एलिमेंट क्या करती है, उसकी कंडक्शन करती है।
Now question number 66, the idea that plants needs essential minerals was proposed by, ठीक है, तो प्लांट का आइडिया किसने थे, उनका नाम था आर्नेट एंड स्नाउट ने कहा था कि जो है प्लांट्स हैं उनको एसेंशियल मिनरल्स जो है वो चाहिए होते हैं, तो किसने कहा है, आर्नेट एंड स्नाउट ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, स्टेम डिवेल्प फ्रॉम, कि आपकी जो स्टेम है, शूट है, वो कहाँ से डिवेल्प होते हैं, तो आपको पता है आपके पास ना कॉटलेडेंस होते हैं, मोनोकोट डाइकोट, है ना, तो उसमें ना दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका रेडिकल रीजन, है ना, और दूसरा होता है आपका प्लूम्यूल रीजन। तो प्लूम्यूल जो बनाता है वो हमेशा शूट बनाता है, और रेडिकल जो है आपकी वो रूट, आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है, तो प्लूम्यूल रीजन से आपकी शूट बनती है, यानी स्टेम अपर रीजन। तो इसका आंसर आपका होगा, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, प्लूम्यूल द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, innermost layer of the cell which shows the Casparian strip in its cell is called, कि आपके जो सेल है उसमें इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स है, जब भी आप सेक्शन कटिंग करते हो तो इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल है जहाँ पे जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है तो वो आपकी एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। जैसे आप कोई भी रूट का सेक्शन कट करते हैं, मोस्टली जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो रूट्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसके बाहर जो एंडोडर्मिस लेयर बनी होती है इसमें आपकी जो है वो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो सुबेरिन की बनी होती है। सुबेरिन इज़ वेरी मतलब इम्परमेबल है, वो अंदर आने नहीं देता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो आपने पाथवे पढ़े होंगे एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे जो है एट लास्ट, एपोप्लास्ट मतलब सेल के ऊपर ऊपर से मूवमेंट होना, ठीक है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या है, लास्ट में जाके वो इस एंडोडर्मिस और कैस्पेरियन स्ट्रिप के थ्रू वो अंदर नहीं आ पाता, तो लास्ट में वो सिम्प्लास्ट पाथवे है, और यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू एंटर करता है वाटर जाइलम के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल, नाउ कैल्विन साइकिल का कहते हैं एंड प्रोडक्ट क्या है, तो आपके कैल्विन साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट। आप देखो कैल्विन साइकिल चलती कैसे, पहले आपको ना RUBP होता है, RUBP रुबिस्को, है ना, उसमें रुबिस्को वहाँ पे एंजाइम है, और RUBP जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका PGA बनता है, और इस PGA से यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो तैयार होता है इस CO2 की फिक्सेशन के बाद। तो आप ये आप एक पूरी कैल्विन साइकिल है। ग्लूकोज के बाद फिर जो है RUBP जो है निकल जाता है, ग्लूकोज निकल जाता है, RUBP अलग हो जाता है, RUBP फिर से CO2 के साथ फिक्स होने शुरू कर देता है। ये साइकिल चले, दिस इज कॉल्ड एज द कैल्विन साइकिल। तो आपका जो है आंसर है इसका ग्लूकोज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर लॉ क्या कहता है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर लॉ कहता है कि जो इट डिपेंड्स अपने जो भी आपके इसमें ग्रोथ होती है किसी प्लांट वगैरह, किसी चीज़ की ग्रोथ है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो कह रहा है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है कि वो आपकी जो भी प्रोसेस हो रहा है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ना डिपेंड करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा जो सबसे स्लोएस्ट चलेगा, क्योंकि फैक्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जल्दी चल भी पड़ेगा, कोई प्रोसेस जल्दी भी चल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल जब तक जो एक भी प्रोसेस पूरा ना हो। जो सबसे स्लोएस्ट चलेगा वो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लिमिट कहाँ कर रहा है कि वो स्लो सबसे, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर, जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो वो किसने दी है, आपके ब्लैकमैन ने। नो क्वेश्चन नंबर 71, क्रैंस टाइप ऑफ एनाटोमी। तो क्रैंस टाइप ऑफ एनाटोमी जो है वो आपके C4 प्लांट्स का जो है वो प्रोसेस है। C4 प्लांट जो है वो क्रैंस एनाटोमी एग्जिस्ट करती है C4 प्लांट में। क्रैंस एनाटोमी एक्चुअली है क्या कि जैसे आपका लीफ सरफेसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे जो है बाहर जो आपकी जो लेयर लगी होती है मेसोफिल सेल्स है, पैलिसेड शेप में प्रेजेंट होते हैं, पैलिसेड शेप है ना, पैलिसेड शेप में जो है सेल प्रेजेंट है, और उसके अंदर जो है बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके बंडल शीथ सेल, ऐसी फॉर्मेशन जिसमें बंडल शीथ सेल जो है, बंडल शीथ वो सराउंडेड होती है आपकी किससे, मेसोफिल सेल से, ठीक है।
इस तरफ की एनाटॉमी को हम कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी, और वो आपकी प्रेजेंट होती है आपकी C4 प्लांट्स में। ठीक है, तो इसका आंसर है 71 का C4 प्लांट्स। ओके, और ये क्यों होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो। इन एंजियोस्पर्म द पोलन इज जर्नली, कितनी सेल्स के रिलीज होते हैं, पोलन जब रिलीज होता है वो कौन सी सेल स्टेज, तो इसका आंसर है आपका 2 सेल स्टेज में। देखो, क्योंकि पोलन मदर सेल जब पोलन रिलीज होते हैं तो पोलन जो है ऐसा होता है ना, फिर उसमें ना माइटोसिस होती है, तो वो 2 सेल में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल एंड देन नेक्स्ट इज जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस स्टेज में आके वो है पोलन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और जब वो स्टिग्मा के ऊपर लाई करते हैं तब उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल है ये भी आपका 2 में डिवाइड हो जाता है। तो एक जो है ऊपर वेजिटेटिव सेल, नीचे आपके 2 जो सेल तैयार हो दे आर कॉल्ड एज द स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये स्पर्म पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो एंटर होते हैं। तो जब रिलीज होते हैं एट दैट टाइम दे आर 2 सेल स्टेज, और जब उस पे ऊपर स्टिक करते हैं स्टिग्मा के तब जाके 3 सेल स्टेज बन जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस बाय पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब आपका फ्रूट तैयार करना, सीडलेस फ्रूट तैयार करना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर है हमारा बनाना, जो है सीडलेस फ्रूट है ये, और वो पार्थिनोकार्पी से प्रोड्यूस होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 74, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज O2, दिस इज द आंसर। फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांस एक्सेप्टर क्या है, देखो आपकी जो साइकिल चलती है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रियल के इनर जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जाके ये जो है साइकिल चलती है आपकी, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले वो स्टार्ट कहाँ होती है, पहले तो आपके साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है। साइटोप्लाज्म में जो है वो कौन सी साइकिल हो रही है आपकी, वो हो रही है आपकी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, बाकी जो है क्रब साइकिल जो है इसमें वो यहाँ पे हो रही है लास्ट में, तो क्रब साइकिल में तो ग्लाइकोलिसिस से होते हुए फिर क्रब साइकिल में जाएगा। क्रब साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, CO2 बनना, यही है ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन होना, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं CO2। तो CO2 तब बनेगा जब लास्ट में जाके FADH वगैरह जो है वो ऑक्सीजन जो है लास्ट में रिसीव करेगा। ऑक्सीजन हमने ली है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ऑक्सीजन ही रिसीव करती है। Now question number 75, the male reproductive part of the flower, the stamens are collective। कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन्स का, वो कलेक्टिवली क्या कहलाता है, वो आपका एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम जो है कलेक्टिवली, फिलामेंट और एंथर को हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहेंगे। ठीक है, और गाइनोशियम तो फीमेल रिप्रोडक्ट, तो इसका आंसर है आपका A। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमिक रैंक इज स्पीशीज। बेसिक यूनिट सबसे लोएस्ट जो होगा, बेसिक यूनिट, बेसिक होता है सबसे लोएस्ट है ना, तो वो है आपका स्पीशीज। बेसिक यूनिट जहाँ से बेस से स्टार्ट होती है आपकी चीज़ें, तो वो है आपका स्पीशीज। अब है लीस्ट पोरस सोइल अमंग द फॉलोइंग। तो आपकी क्ले सोइल जो है वो सबसे लीस्ट पोरस, कम छेद वाली होती है। तो क्ले सोइल, और वो लीस्ट पोरस क्यों होती है, क्योंकि वो ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटी के कारण जो है ऊपर वो रिजिड हो चुकी थी, इसलिए वो लीस्ट पोरस हो चुकी होती है। Now question number 78, lichens are the good bioindicators of, तो lichens are good bioindicators of water and air pollution, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई चीज़ ग्रो नहीं करेगी इन्वायरमेंट में, प्लांट्स ग्रो या कोई मॉइस्चर वो चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी जहाँ पे जो है पोल्यूशन होगा। लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे जो है पोल्यूशन होगा। सॉरी, मेरी बात कहने का मतलब था कि जहाँ पे लाइकन वहाँ कभी ग्रो नहीं करते जहाँ पे जो है वाटर और एयर पोल्यूशन होगा, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जहाँ पे कंटामिनेशन होगी है, पानी में भी आगे प्रेजेंट है तो वहाँ भी नियर बाई कुछ प्रेजेंट लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे, और एयर में है तो वहाँ भी लाइक, यानी आपकी एयर की प्योरीफिकेशन आप तभी अच्छे से जान पाओगे कि आपको लगे कि एयर प्योरीफाई है जब वहाँ पे लाइकन्स ग्रो कर रहे हों। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, ब्लू ग्रीन एल्गा बिलोंग्स टू। तो ब्लू ग्रीन एल्गा आपका प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है। आप कहोगे ब्लू ग्रीन एल्गा को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स क्यों है, क्योंकि इनके पास वो न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है वेल डिफाइंड, सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं है वेल डिफाइंड, है ना। ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के पास ये सब चीज़ें नहीं होती है, और जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि इनको क्या है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा को हम पहले आप साइनोबैक्टीरिया से लिंक करेंगे, तो बैक्टीरिया है तो मतलब इनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, ये नहीं होंगी तो मतलब वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंजाई। फंजाई के लिए क्या, दे आर यूकैरियोटिक, यस यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि उनके पास हर चीज़ है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल। दे आर हेटेरोट्रॉपिक, यस क्योंकि वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स। दे पोजेसिव प्योरली सेलुलोजिक वॉल, नो। तो ये जो है आपका सी जो है इसका आंसर है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें फॉल्स ही बतानी है। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 81, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज, क्योंकि प्लांट जो है पूरे लाइफ जो कैसे ग्रो कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो वहाँ क्या है, जहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स। और जब वो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, जो पुराने हो जाते हैं, जो पहले ग्रो कर रहे थे, वो आगे जो है चेंज कर देते हैं अपना, उनका वो फंक्शनली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो आपके कम्प्लेक्स टिश्यू बन जाते हैं, जिनको हम जाइलम फ्लोएम आ गए और वेस्कुलर कैम्बियम आ गया, ट्रैकीड्स आ गए जो कि जाइलम का ही हिस्सा है आपका। तो ये सब क्या है, ये कम्प्लेक्स टिश्यू है, दे आर, जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू थे पहले बट मॉडिफाई हो चुके हैं। तो इसका आंसर है आपका प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। एथिलीन इज द गैसियस हार्मोन, और इसको हम राइपनिंग गैस भी कहते हैं, राइपनिंग गैस है ना, फलों को पकाने के काम भी आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, प्रोटोनीमा स्टेज इज फाउंड इन। तो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो फर्न्स में मिलती है। फर्न्स में प्रोटोनीमा स्टेज क्या है, जब आपके स्पोर्स रिलीज होते हैं उसके बाद में उनमें एक ट्यूब से निकल आती है, तो उसके बाद जो है ये जो है राइजोइड्स बना देते हैं, छोटे छोटे से राइजोइड्स तैयार हो जाएंगे और यहाँ से हल्का सा जो है लीफी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, और ये फर्न्स में होती है। इसके बाद जो वो लीफी स्टेज भी बनाते हैं, तो फर्न्स में 2 टाइप स्टेज होती है, फर्स्ट इज द प्रोटोनीमा स्टेज एंड द सेकंड इज द लीफी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 84, एग्जाम्पल ऑफ मैरीन एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर है आपका जोस्ट्रा, ये आपका मैरीन एंजियोस्पर्म है। हाइड्रा जो है आपका जो है एक्वेटिक है, एक्वेरियम वगैरह, ये भी पानी में है लेकिन ये एक्वेरियम वगैरह में ग्रो करते हैं, ठीक है। दे ऑल सॉरी, ये जो वेलिसनेरिया है ये भी आपका फ्रेश वाटर का है, ठीक है। और जो कैरिटोफाइलस है ये एक फ्ली है, नॉट एंजियोस्पर्म, ये एक कैरिटोफाइलस क्या है, एक फ्ली का नाम है। तो इसका आंसर है आपका जोस्टेरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसका थोड़ा जो कोई आंसर है थोड़ा कंफ्यूजिंग, आई नो व्हाट विल बी द आंसर, बट मैं 2 तरीके, अगर कि सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी जो है, तो कुछ बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी है तो आप ग्लूकोज इनटेक करते हो, मीठा खाते हो, शुगर खाते हो, तो आपको वो उसी वक्त जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन आपको अगर स्टोरेज के फॉर्म पे बोला जाए कि सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, आपका सबसे मैक्सिमम एनर्जी कौन स्टोर करता है, तो वैसे वो फैट्स हैं। तो इसका सोर्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सेल इज फैट्स जो है वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीडेशन होती है फैट की, और फैट्स की ऑक्सीडेशन जो है होने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करता है सेल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, अमंग द फॉलोइंग द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। तो आपके प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि उसके साथ ही आपके पैंक्रिया जुड़ा होता है। तो पैंक्रिया क्या, काइमोट्रिप्सिन वगैरह जो वो रिलीज़ करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपके इंजाइम जो है वो रिलीज़ करती है, पेप्टाइडेज वगैरह। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 87, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। किसकी डेफिशिएंसी, तो इसका आंसर है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता ही है विटामिन ए की कमी से होती है, रतौंधी है ना। तो जो जीरोथेल्मिया, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी वो आँख से रिलेटेड है ना, तो जो आँख से चीज़ रिलेटेड है वो विटामिन ए से ज़रूर कनेक्टेड होगी। क्वेश्चन नंबर 88, ह्यूमन्स हैव डैश लोब्स इन हार्ट लंग। तो कहता है उनके जो है लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स है, तो आपके 2 लोब्स जो हैं वो लेफ्ट लंग में हैं। 3 लोब जो है आपकी वो राइट लंग में, राइट लंग जो है आपका 3 लोब्ड है और लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 89, द नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है, तो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका 80 mmHg है, और जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है आपका वो 120 mmHg है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90, डैश प्रोड्यूसेस
यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो लीवर जो है वो यूरिया अब क्या होता है, लीवर क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि देखो लीवर क्या है, लीवर जो ऐसी ऑर्गन है जहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जितने भी टॉक्सिन्स है वो वहाँ पे डिटॉक्सीफाई होते हैं और सारे टॉक्सिन जो आपके यूरिन के थ्रू जो है वो पास आउट हो जाते हैं। तो यूरिन में जो है यूरिया जो है एज अ प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है। तो लीवर ही जो है यूरिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म जैसे मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं आप कुछ भी, तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो किडनी लीवर में ही